Hello friends, welcome back. This is CA Manoj Gupta friends. Now today we will do the second part of financial instrument which is related to derivative. Okay, so make the heading derivative part of financial इंस्ट्रूमेंट. क्या लिखा? डेरिवेटिव पार्ट्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट. देखो फ्रेंड्स, ये वाला जो पार्ट है ना, ये बेसिकली एसएफएम में जो डेरिवेटिव है थोड़ा उससे भी कनेक्शन में है, राइट. और इसके अलावा यहां पर स्पेशली उसके लिए क्या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बोलता है, क्या ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा, उन सबसे रिलेटेड भी आता है. बराबर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल डेरिवेटिव क्या होता है, क्योंकि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हमारा पहले ही हो चुका है. तो डेरिवेटिव का मतलब है यस, जो हम लोग जो हमारी रिस्क है उसको डाइवर्ट करने के लिए क्या प्लान कर रहे हैं. बराबर. तो उसको प्लान करने के लिए हम क्या करते हैं नॉर्मली, बताइए मेरे को. हम कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं. क्या कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शंस, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन. बराबर. अब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या बोलता है कि मेरी जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वाली एसेट्स हैं उनके लिए अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है तो उसको रिकॉर्ड कैसे करना है, वो स्पेशल सिस्टम बताता है. उसके लिए इसने एक स्पेसिफिक अकाउंट यूज किया हुआ है जिसको हम कैश फ्लो हेज रेशियो ही बोलते हैं. CFHR, नॉट रेशियो, रिजर्व. कैश फ्लो हेज रिजर्व. तो उसके थ्रू हम अकाउंटिंग करते हैं. जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि सपोज आपने कोई डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है, राइट. अब वो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट आपने क्या लिया था, से आपने लिया $1,00,000 को आपको पेएबल है आफ्टर सर्टेन पीरियड से 3 ईयर. ठीक है. अब आपको क्वेश्चन की इसको कैसे हमको रिकॉर्ड करना है. तो आपने देखा कि स्पॉट रेट हमारी चालू है आज के आज, सपोज एग्जाम्पल के लिए 50 रुपए का. ठीक है. और जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है वो अवेलेबल है 60 तो नहीं, 52 में अवेलेबल है सपोज. ठीक है. फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल फॉर 52. नाउ फ्रेंड्स, 52 का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल है और आज का रेट 50 रुपए का चल रहा है. हमने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ले लिया तो अब हमारा लॉस फिक्स हो गया. लॉस क्यों? क्योंकि हम पेएबल हैं इसके लिए और डॉलर का भाव बढ़ चुका है या बढ़ने वाला है ऐसा हमको लगता है. तो 3 साल बाद का कॉन्ट्रैक्ट हमने 52 ले लिया आज और उसके हिसाब से हम आगे बढ़ गए. अब क्या होने वाला है पता है? अब होने वाला है ये जो 52 की प्राइस आई है, ये प्राइस हमको लॉस में दिखानी है, लेकिन एक सिस्टमैटिक वे में. 3 साल के अंदर दिखानी है एक सिस्टमैटिक वे में. तो वो कैसे दिखाएंगे, यही फैक्टर यहां पर आता है. बराबर. तो फ्रेंड्स कैसे दिखाएंगे, तो उसके लिए मैं आपको एक सिचुएशन लेता हूं कि सपोज करते हैं कि हम लोगों को कोई जो लॉस होने वाला है वो पता चल गया, वो तो है ही, लेकिन हर साल की प्राइस है हमारी, सपोज एंड ऑफ फर्स्ट ईयर की प्राइस हो गई से एग्जाम्पल के लिए 48, डाउन चली गई. सेकेंड ईयर प्राइस हो गई सपोज 47 और थर्ड ईयर आके फाइनली प्राइस हो गई से 51. हो सकता है, आपको हो सकता है, डॉलर का भाव तो ऊपर नीचे होता रहता है. तो अब हमको ये पता है कि एक्चुअल लॉस तो हमको 2 का ही होने वाला है, लेकिन बिटवीन द पीरियड ये हमारी एसेट्स के भाव चेंज हो गए हैं, जो कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बोलता है कि सर आपको इनको हर साल अपने अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना पड़ेगा, वो भी एट क्लोजिंग रेट. बोले ठीक है सर. अब क्लोजिंग रेट पे रिकॉर्ड करना है तो कैसे करेंगे? हमको लॉस तो पता है 2 का है, लेकिन कैसे लॉस करें? तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? कैश फ्लो हेज रेशियो. क्या यूज करेंगे? कैश फ्लो हेज रेशो. जैसे मैं 1 साल का आपको एक ऐसी एग्जांपल देके बताता हूं. सबसे पहले हमने लोन लिया,
बराबर। अब सपोज लोन लिया या हमने गुड्स लिया, हमको भी नहीं पता, से लोन लिया, तो एंट्री क्या हो जाएगी हमारे यहाँ पे, बैंक अकाउंट डेबिट, $1,00,000 की अमाउंट आने वाली है ना, टू लोन, बरोबर। कितनी अमाउंट हो गई, सो अमाउंट हो गई हमारी $1,00,000 के हिसाब से। आज का भाव, उस दिन का भाव था 50, तो 50 लाख रुपीज अमाउंट हो गई हमारी, बराबर। और 50 लाख ही हमारा लोन हो गया। अब ये हमने बिगनिंग ऑफ द ईयर लोन लेके काम खत्म कर लिया। अब एंड ऑफ द ईयर जब हम आएंगे, ये मैं फर्स्ट ईयर की बात कर रहा हूं सारी, एंड ऑफ सेकेंड ईयर जब, फर्स्ट ईयर, एंड ऑफ फर्स्ट ईयर जब हम आएंगे, तो क्या होगा, हम लोग देखेंगे फर्स्ट ईयर में क्या हो गया है, जो भाव है हमारे डॉलर का वो कम हो गया है, बराबर। ओके, अब फर्स्ट ईयर में फ्रेंड्स क्या करेंगे हम लोग पहले ये देखेंगे कि एक्चुअल भाव क्या है और स्पॉट भाव क्या था। तो पहले हमारे स्पॉट का भाव था तो हमने 50 का भाव लिया था, बराबर ना, और अभी भाव हो गया 48 का, तो हमारा फायदा हुआ कि नुकसान हुआ, यस हमारा फायदा हो गया, बराबर। क्यों, क्योंकि अगर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेते तो हमारा कम पैसा भरना पड़ेगा ना, तो ऐसा सोचना है। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से अलग चलेंगे और फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ स्पॉट रेट अलग चलेंगे, बराबर। तो मैं एक छोटा सा चार्ट बनाता हूं यहां पे ही आपके रेफरेंस के लिए। ये 3 साल है हमारे, ठीक है, ये स्पॉट के हिसाब से चलते हैं पहले अपन, बराबर। तो एक स्पॉट और बना लेते हैं यहां पर, चलो ये स्पॉट हो गया, ये फर्स्ट ईयर, ये सेकेंड ईयर और ये थर्ड ईयर। आप बोल सकते हो ये 0 ईयर है, बराबर। कितने का भाव था इस दिन, 50 रुपीज का। तो हमको भी क्या देखना है कि 50 रुपीज का भाव और 48 का हो गया, तो हमारा फायदा हो गया यहां पर, यस। कितने का फायदा हो गया, 2 रुपीज का। तो फायदे को हमको किस में दिखाना है, कैश फ्लो हेज रेशियो में। ओके, सो कैश फ्लो हेज रेशियो यूज करेंगे और फायदा हो गया, लोन कम हो जाएगा, राइट। तो लोन कम हो जाएगा उतना क्योंकि कम पैसा भरना पड़ेगा। ओके, सो हम लिखेंगे अभी लोन अकाउंट डेबिट टू कैश फ्लो हेज रेशियो रिजर्व, कितना 50 माइनस 48, कितने नंबर ऑफ डिवेंचर हैं या कितने नंबर ऑफ हमारे ये हैं, तो 1 लाख, बराबर। तो ये 2 लाख का हमारा फायदा हो गया, सिंपल। ओके ओके, नाउ यहां पे भाव क्या हो गया, तो यहां पे भाव पहुंच गया देखो हमारा 47 का। तो ये क्या बोलना चाहता है कि जब भाव ऊपर नीचे हुआ तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट भले लेकर रखा है, लेकिन डेरिवेटिव के पर्पज से हमको हर साल का क्लोजिंग रेट के हिसाब से भी दिमाग लगाना है। बोले ठीक है भाई, वो भी कर लेंगे। अब यहां पे किया तो 47 का भाव हो गया, तो हमारा अभी वापस से 1 रुपए का फायदा होगा, तो सेम एंट्री पास हो जाएगी, लोन टू कैश फ्लो हेज रिजर्व, और इस बार 1 लाख आ जाएगा। कैसे आया 1 लाख, 48 माइनस 47, ठीक है। ओके, अब फाइनली भाव कितना पहुंच गया, 51 का पहुंच गया। अब इसका मतलब हमको लॉस हो गया। आप बोलो सर लॉस कहां से आ रहा है, हमको तो प्रॉफिट और लॉस होना ही नहीं चाहिए, बिकॉज डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट लेके रखा है हमने। ये हम बात कर रहे हैं अगर नहीं लिया है तो, वही तो है ये मेथड, इसको तो बोलते हैं कैश फ्लो हेज रेशियो। तो नहीं लिया होता तो हमको नुकसान हो गया है। क्यों, क्योंकि भाव बढ़ गया, हमको देने का है, कितना बढ़ गया, 47 से 51 हो गया, क्योंकि लास्ट टाइम तो 47 तक ले आए थे ना हम लोग। ओके, तो लोन नुकसान हो गया, तो क्या करेंगे अभी अपन, लोन को बढ़ाएंगे और हेज रिजर्व को क्रेडिट करेंगे टू लोन। कितने से बढ़ गया, 47 माइनस 51, यानी कि 3 लाख से बढ़ गया, नहीं 4 लाख, सॉरी, 51 माइनस 47 बराबर। ओके, सो कैश फ्लो हेज रिजर्व हो गया हमारा 4 लाख का। अब नेट इफेक्ट क्या पड़ा, ये मेरे को बता दीजिए जरा, नेट इफेक्ट क्या पड़ गया। ये देखो, कैश फ्लो हेज रेशियो यहां क्रेडिट हुआ 2 लाख का, यहां क्रेडिट हुआ 1 लाख का, और 4 लाख का डेबिट हो गया, मतलब 1 लाख का नुकसान हुआ नेट।
1 लाख का लॉस हो गया, हुआ कि नहीं? यस। ये रहा अगर हम हेज रेशो, सॉरी, अगर हम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेते तो। अब फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ले लिए तो क्या करता है देखते हैं। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कितने का नक्की किया है हम लोगों ने? 52 का। तो ये क्या बोलता है, अभी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से देखते जाओ कि आपको फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट मतलब 52 का प्राइस पक्का हो गया, हमको कॉल ऑप्शन लेना पड़ेगा 52 का। यस, और भाव 48 पहुंच गया। नुकसान हुआ कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? अरे भाई लॉस हुआ, क्लियर दिख रहा है, क्योंकि 48 की चीज 52 में खरीदनी पड़ेगी, तो इसका मतलब लॉस हो गया। तो लॉस को क्या करेंगे, वापस से हम जैसे रिकॉर्ड कर लेंगे। तो लॉस हो गया तो हम अभी इसको ट्रांसफर करेंगे कैश फ्लो हेज रिजर्व अकाउंट डेबिट टू लोन। कितनी अमाउंट? यस, 52 के हिसाब से 48 पहुंचा दिया भाई साहब ने, तो 4 लाख, 1 लाख तो हमारा है ही ना, तो 4 लाख का हमारा नुकसान हो गया। अब ऐसे केस में हमको कॉन्टेक्ट लेना है, इसलिए हमको पता है, तो वो कंपैरिजन कर रहे हैं। भाव डाउन हो रहा है तो हमारा नुकसान हो रहा है, और भाव अप होगा तो हमारा फायदा होगा। क्यों? क्योंकि हमको तो 52 में फिक्स मिलने वाला है। यही होता है ना फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, वेरी गुड। ओके, नाउ सेकंड केस में 47 भाव हो गया। अब क्या करेंगे, तो अब हमको वापस से नुकसान हो गया, क्योंकि और कम हो गया, हमको तो 52 में ही खरीदना पड़ता। तो अभी हमारा वापस एंट्री सेम हो जाएगी, कैश फ्लो हेज रिजर्व डेबिट टू लोन। कितना नुकसान हुआ? यस, अब 48 तक तो पहले ही पहुंचा दिया था हमने, अभी 52 मत पकड़ लेना दोबारा, क्योंकि 48 तक तो पहुंचा दिया है ना। एंड में नुकसान उतना ही होने वाला है जो हमने नक्की करके रखा है, दैट इज 2 रुपीज का। ठीक है, ओके। सो नाउ यहां पर एंट्री क्या हो जाएगी बताया आपने, कैश फ्लो हेज रिजर्व अकाउंट डेबिट टू लोन। कितनी अमाउंट? 1 लाख। अब भाव 51 पहुंच गया, तो 47 से 51 पहुंच गया, मतलब हमको थोड़ा फायदा होने वाला है, क्योंकि हम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट फिक्स प्राइस पर रखने वाले थे। तो इसका मतलब 47 से 51 हुआ तो हमारा भाव बढ़ गया, तो हमारा फायदा होगा, क्योंकि हमको सस्ते में मिलने वाला है। ओके, सो अभी उल्टी एंट्री हो जाएगी, लोन टू कैश फ्लो हेज रिजर्व। कितने की? 47 से 51 पहुंच गया, तो 4 रुपीज का फायदा हो गया, राइट। नेट फायदा कितने का हुआ बताइए? ये 4 का नुकसान, 1 का नुकसान, 5 का नुकसान हुआ, और फायदा कितने का हुआ? 4 का, बराबर। यानी कि 4 यहां पे 58 और 48 का डिफरेंस आ गया, बराबर 4 रुपए का। फिर यहां पे 47 हो गया, तो 1 रुपए का वापस नुकसान हो गया, और फिर 47 से 51 पहुंच गए, यानी कि 4 रुपीज का फाइनली हमको ये प्रॉफिट हो गया, राइट। तो अब हमको नेट नुकसान कितना हुआ? 1 रुपीज का नेट लॉस, बराबर। ये नेट लॉस कितने का था? 1 का। ये नेट लॉस कितने का हो गया? 1 का। तो टोटल मिलकर 2 लाख का लॉस हो गया, हुआ कि नहीं? यस। और हमको 2 लाख का नुकसान होना है, जिसका मतलब हमारा लॉस पक्का है पहले से ही 2 लाख का। अब वो 2 लाख के लॉस को सिस्टमेटिक में कैसे अरेंज करना है, तो इसको हमको तीनों साल में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। यानी कि अब हम रिकॉर्ड करेंगे एक्चुअल लॉस को। एक्चुअल लॉस कैसे रिकॉर्ड होगा? फर्स्ट ईयर में 2 लाख का जो कि नुकसान होने वाला था हमारा, डिवाइडेड बाय 3। हर साल का रिकॉर्ड पता चलेगा ना, तो 2 लाख डिवाइड बाय 3 कितना हो जाएगा? यस, 66,666। वो हम हर साल पीएल में रिकॉर्ड करेंगे। तो पीएल अकाउंट डेबिट, नुकसान है ना इसके लिए, टू कैश फ्लो हेज रेशियो, कितना? 66,667। सेम अमाउंट यहां पे भी यूज करेंगे, सेम एंट्री यहां पे भी आ जाएगी, बराबर। तो कैश फ्लो हेज रेशियो कितने से क्रेडिट हो गया? 2 से, मतलब 2 का क्रेडिट खत्म हो गया, तो ये 2 लाख का क्रेडिट हो गया, तो यहां पर 0 बैलेंस बच गया। यानी कि कैश फ्लो हेज रेशियो इनडायरेक्टली खत्म हो गया, और पीएल का जो 2 का नुकसान होना है वो नुकसान रिकॉर्ड हो गया। ये है डेरिवेटिव इफेक्ट ऑन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। गोल गोल घुमाते हैं ऐसे, क्यों घुमा रहे हैं? क्यों घुमा रहे हैं गोल गोल पता है? क्योंकि उनको ऐसा सिस्टम बनाना है। बाकी हमको पता है हमारे माइंड में कि नुकसान कितना होने वाला है हमारा,
2 लाख का होने वाला है, बस वो 2 लाख का ही नुकसान हमको एंड में रिकॉर्ड करना है, लेकिन सिस्टमेटिक वे में तो हमको पता है 2 लाख का नुकसान डिवाइड बाय 3 करके हर साल रिकॉर्ड कर लेते हैं हम लोग 66,667 हर साल, नो प्रॉब्लम। बट उसके हिसाब से सिस्टम दिखाना है तो क्या करना पड़ेगा, हमको ऐसे दिखाना पड़ेगा कि स्पॉट के हिसाब से जाएंगे तो हमारा फायदा हो रहा है, लेकिन एंड में नेट नुकसान ही हो गया 1 का। अगर हम इसके हिसाब से जाते हैं तो भी हमारा नुकसान ही हो रहा है, कितने का, 1 रुपए का। तो दोनों मिलकर नुकसान कितने का हो गया, 2 रुपए का, यानी कि 2 लाख का। वो 2 लाख का नुकसान ही हमारे यहाँ पे नुकसान था, दैट इज 50 एंड 52 का डिफरेंस, क्योंकि स्पॉट 50 का था और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट 52 का था। तो हमको पता है 2 रुपए का नुकसान होने वाला है, क्योंकि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में लॉस फिक्स होता है, उससे ज्यादा लॉस नहीं होने वाला है। अंडरस्टूड, वेरी गुड। तो ऐसा करके हम लोगों ने वो जो लॉस आया उस लॉस को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो वो हेज रेशियो के थ्रू हमने ट्रांसफर किया, कैश फ्लो हेज रेशियो के थ्रू, जिससे वो अमाउंट ऑटोमेटिक निल हो गए। ओके, यस फ्रेंड्स, सो दिस इज द फाइनेंशियल, बोल सकते हो इंस्ट्रूमेंट का डेरिवेटिव इफेक्ट क्या है, बराबर। प्लस ये मैंने जो सारी बातें बोली हैं आपको एक थोड़ा सिस्टम में मैंने लिख के भी रखा हुआ है, तो आपको मैं एक बार रीड करवा देता हूँ, बराबर। सो यू हैव आइडिया अबाउट डेरिवेटिव इम्पैक्ट ऑन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। कोई डाउट फ्रेंड्स? आई होप। देखो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट तो आपको पता है क्या होता है, वो तो आपने पहले भी सीखा हुआ है, बरोबर ना। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट वैसे ही हो गया जैसा आपने करके रखा है, उसमें प्राइस फिक्स होती है पहले से। अब खाली वो लॉस को हमको बाइफिकेट करना है बिटवीन द पीरियड, तो हमने लॉस का बाइफिकेशन कर डाला, ठीक है। ओके, सो नाउ फ्रेंड्स लेट्स रीड द क्वेश्चन। जो मैंने इसके ऊपर आपको जो बोले हैं वर्ड, उनके ऊपर मैंने लिखा के रखा है, एक बार वो रीड कर लेते हैं। Derivative part of financial instruments. Under this, we use forward contract to as our forex risk. For that, we take forward contract, and as per forward contract, we have to fix loss or profit, because forward contract means we do transaction on pre-decided rate. So while recording in the financial instruments, we have to follow financial instruments rule, which says that we should record our financial instruments at fair value or current value at the end of each financial year. That's why for the forward contract financial instrument, we'll also need to record at the end of each financial period value. But we know our actual loss is fixed, but for showing accounting, we have to use concept of recording of closing value. That's why for time being, we will transfer this fluctuation in cash flow hedge reserve and TFHR account, and we settle this account during the period in such a way that our net effect will be equal to the net loss as per forward contract. We are liable to pay $1,000 at the end of 3 years. Today's spot rate is ₹70, and we had taken forward contract for ₹73. Therefore, our loss is fixed at ₹60 per year. The actual position of dollar at the end of each year is: first year ₹68, second year ₹65, third year ₹71. Therefore, it is recorded as per following journal entry. ओके फ्रेंड्स, सो ये इसके थोड़े से जो नोट्स आप समझ सकते हो अपने हिसाब से, जो अपन को कनेक्शन में लगाना है वो हमने डिस्कस कर लिए। और वो एग्जांपल जो है उसकी जनरेटिव आप खुद पास कर सकते हो, जैसे अभी मैंने जनरेटिव आपको पास करके दिखाई, बराबर। हमको क्या करना है, वो जो स्पॉट है उसके हिसाब से एक पार्ट बनाना है, जैसे देखो यहाँ पर बनाया हुआ है आपने, एक स्पॉट के हिसाब से पार्ट बनाना है, एक फॉरवर्ड के हिसाब से पार्ट बनाना है, और दूसरा एक्चुअल लॉस जो हुआ है वो बनाना है। तो एक्चुअल में हमारा लॉस तो उतना ही होने वाला है जो हमने पहले नक्की कर रखा है, क्योंकि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में लॉस तो फिक्स है। ओके, अब फ्रेंड्स उसके बेस पर आपके मॉड्यूल में कुछ नए सम दिए हुए हैं, उनको भी एक बार मैं एक रीड करवा देता हूं, तो यू हैव आइडिया। ओके, चलो लेट्स डू सम क्वेश्चन। ये आपका न्यू मॉड्यूल है जो कि अभी अभी अपडेट हुआ है, उसके हिसाब से ये एक बार अपन रीड कर लेते हैं क्वेश्चन, जिनके 90% क्वेश्चन आप जनरल बेस पे ही निकाल सकते हो। जैसे वो पूछेगा ये वेदर डेरिवेटिव फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं, तो अगर कोई भी आपका कॉन्ट्रैक्ट ऐसा फ्यूचर की लाइफ को सिक्योरिटी कर रहा है या फ्यूचर की लॉस को सिक्योरिटी कर रहा है, तो वो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है, बराबर कि नहीं। ओके, सो लेट्स रीड क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट। कैन यू से यस, प्रीपेड इंटरेस्ट रेट, प्रीपेड इंटरेस्ट रेट, ये सब थ्योरिकल टाइप के हैं फ्रेंड्स। इनका प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो वो जैसे मैंने करवाया ना वही आ सकता है, बाकी थ्योरिकल बे है और कुछ नहीं है इनका। ओके, प्रीपेड इंटरेस्ट रेट स्वैप
fixed rate payment obligation prepaid at inception. Okay, entity S entered into 100 crores national amount, 5-year pay fixed, receive variable interest rate swap with counterparty C. Okay, मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, एंटिटी एस एंटर्ड इनटू 100 करोड़ नेशनल अमाउंट 5-year पे फिक्स्ड, किसके साथ, रिसीव वेरिएबल इंटरेस्ट रेट स्वैप विथ काउंटर पार्टी सी. उसको वेरिएबल इंटरेस्ट रेट मिलेगा, मतलब हर साल इंटरेस्ट रेट चेंज होता रहेगा, जो भी इंटरेस्ट होगा वो अपन को हिसाब से मिलेगा. ठीक है, द इंटरेस्ट रेट ऑफ द वेरिएबल पार्ट ऑफ द स्वैप इज रीसेट ऑन अ क्वार्टरली बेसिस टू 3-month मुंबई इंटरबैंक ऑफर रेट. ये उसका 3-month इंटरेस्ट रेट के हिसाब से वेरिएबल पार्ट जो भी होगा वो सब बताया हुआ है. ठीक है, द इंटरेस्ट रेट ऑफ द फिक्स पार्ट ऑफ द स्वैप इज 10% पर एनम. ठीक है, वो फिक्स पार्ट वाला पार्ट है. ठीक है, एंटिटी एज प्रिपेयर्ड इट्स फिक्स्ड ऑब्लिगेशन अंडर द स्वैप ऑफ 50 करोड़, 100 करोड़ इंटू 10% फॉर 5 year, मतलब उसको 10% मिलेगा तो वो 50 लाख का उसको पैसा मिलने वाला है 5 साल में, उसका उसने स्वैप बनाया है. एट इंसेप्शन डिस्काउंटेड यूजिंग मार्केट इंटरेस्ट रेट. ओके, तो वो डिस्काउंटेड मार्केट इंटरेस्ट रेट से करेगा, वो अपन को पता नहीं मार्केट इंटरेस्ट रेट क्या है, लेकिन उसके हिसाब से डिस्काउंटेड करेगा. ठीक है, एंटिटी एस रिटेन द राइट टू रिसीव इंटरेस्ट पेमेंट ऑन द 100 करोड़ रीसेट क्वार्टरली बेस्ड ऑन 3-month माइबोर ओवर द लाइफ ऑफ द स्वैप. मतलब उसको हर 3 महीने में इंटरेस्ट मिलेगा क्वार्टरली बेस पर, और जो उसने बुलाया उसके हिसाब से एनालाइज करना है. बताइए फ्रेंड्स, क्या एनालिसिस होगा? यस, तो सिंपल है फ्रेंड्स. हमको क्या करना है, हमको ये बताना है कि ये सब कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या है. तो पहली बात तो ये कि देखो, ये हमने कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है, वो एस को एग्रीमेंट में काउंटर पार्टी सी के साथ आया है, तो डेफिनेटली ये अपना डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट तो है. अब फिक्स इंटरेस्ट है वो 10% है, इसके अलावा जो इंटरेस्ट होगा वो क्या होगा, इंटरेस्ट रेट ऑफ वेरिएबल पार्ट ऑफ द स्वैप इन इज रीसेट ऑन द क्वार्टरली बेसिस टू 3-month मुंबई इंटरबैंक ऑफर रेट, जो कि MIBOR के नाम से उसने डाला है. बराबर, तो अब उसके हिसाब से जो चेंजेस होते जाएंगे हम उनको डालते जाएंगे. तो एनालिसिस में क्या करना है, इन्हीं चीज को एक्सप्लेनेशन में देना है कि भाई देखो ये कॉन्ट्रैक्ट में आया है, फिर कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है ये, और फिर इसके अकॉर्डिंग इसको इंटरेस्ट इतना देने का है, फिर वो जो 50 लाख की अमाउंट है उसको रिकॉर्ड कर सकता है, लेकिन रिकॉर्ड कैसे करेगा, विद द सब्जेक्ट टू डिस्काउंटेड फैक्टर. अब डिस्काउंटेड फैक्टर में अगर मार्केट की रेट बहुत ज्यादा कम है तो ही डिस्काउंटेड फैक्टर के हिसाब से कुछ अमाउंट आएगी. अगर मार्केट की रेट सेम ही होने वाली है तो डिस्काउंट भी उतना है, इंटरेस्ट भी उतना है, तो मार्केट वैल्यू तो जीरो ही हो जाएगी. कुछ समझ में आ रहा है? तो ऐसी चीजों को थोड़ा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है. तो इसका आंसर उसने क्या लिखा, जरा अपन एक बार रीड कर लेते हैं, क्योंकि उसका थ्योरिकली बे होगा. कोई ऐसा तो है नहीं कि सम अपन इसको करके दिखा दे जैसा भी हमने सम किया, वैसा प्रैक्टिकल सम पॉसिबल है. बाकी के सब तो एक एक्सप्लेनेशन है जो आप जनरल बेस में कर सकते हो. ओके, क्या बोलते हैं, द इनिशियल नेट इन्वेस्टमेंट इन द इंटरेस्ट रेट स्वैप इज सिग्निफिकेंट लेस देन द नोशनल अमाउंट ऑन विच द वेरिएबल पेमेंट under the variable leg will be calculated. Okay, the contract require an initial net investment that is smaller than would be required for other types of contract that would be expected to have a similar response to change in market factor, such a variable rate bond. Okay, therefore the contract fulfill the condition no initial net investment or an initial net investment that is smaller than would be required for other types of contract that would be expected to have a similar response to change in market factors. तो फ्रेंड्स ये सब लैंग्वेज है बेसिकली, एकदम डिफिकल्ट लैंग्वेज, आप अपने वर्ड में भी लिख सकते हो. बराबर, क्या वट एवर यू एनालाइज. अब कंक्लूजन कुछ है कि लेट्स सी, इवन दो एंटिटी एस हैज नो फ्यूचर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, द अल्टीमेट सेटलमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज एट अ फ्यूचर डेट एंड द वैल्यू ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट चेंज इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन द लिबोर इंडेक्स. अकॉर्डिंगली द कॉन्ट्रैक्ट इज रिगार्डेड एज अ
डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट। माय गॉड, मतलब एंड में डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है वो उन्होंने एंड में एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है, तो ऐसा ही एक्सप्लेनेशन हमको देना है, बाकी का इसका कोई प्रैक्टिकल सम इसके ऊपर पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, ऐसे फ्रेंड्स ए भी दिया हुआ है, ये भी कुछ ऐसे ही एक्सप्लेनेशन बेस पर है, प्लीज आप एक बार देख लेना। बराबर, ये थोड़ा सा दिख रहा है। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3। एंटिटी XYZ entered into a forward contract to purchase 1 million ordinary share of equity T in 1 year। ओके, 1 ईयर का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट लिया है उसने। क्या परचेज करना है उसको? ऑर्डिनरी शेयर परचेज करना है। ठीक है, द करेंट मार्केट प्राइस ऑफ T इज 55 पर शेयर, द 1 ईयर फॉरवर्ड प्राइस इज 55। मतलब हमारा नुकसान फिक्स है, कितने का? 5 रुपीज का। क्योंकि ऑब्वियस बात है ना, आज हम बाद में परचेज करने वाले हैं, तो आज इसका वैल्यू 50 का है, नेक्स्ट 55 का हो जाएगा, तो 5 रुपए एक्स्ट्रा भरने पड़ेंगे। ओके, XYZ लिमिटेड रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इन सेप्शन विथ अ 50 मिलियन पेमेंट, रुपीज 50 मिलियन पेमेंट। ओके, 1 मिलियन है तो 50 के हिसाब से 50 मिलियन पेमेंट हो जाएगा। एनालिसिस। बराबर, तो देखो फ्रेंड्स क्या करना है हमको यहाँ पर एक अपन को सिंपल वे में बताना है उसको कि ये देखो जो नुकसान होने वाला है वो हमारा फिक्स है 5 रुपीज। अब उसको कैसे दिखाना है? तो यहाँ तो एक ही साल है, तो 5 रुपीज का लॉस को हम दिखा देंगे कि हमको 5 रुपीज एक्स्ट्रा भरने वाले हैं जो हमको देना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ यस हम लोगों ने ये जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट लेके रखा है उसके वजह से। अब एक्चुअल प्राइस क्या हो गई वो उसने बताया नहीं आगे का, नहीं तो हमारे वो जो सम हमने किया था उसमें तो 3 साल बनाए थे हमने, आपको याद है? उसके जैसे कर लेते। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? परचेज ऑफ 1 मिलियन शेयर्स फॉर करेंट मार्केट प्राइस इज लाइकली टू हैव द सेम रिस्पॉन्स to change in the market factor as the contract mentioned above. Accordingly, the prepaid forward contract does not meet the initial net investment criteria of the derivative instrument. माने वो डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट के लिए आपको जो क्राइटेरिया चाहिए, मैंने बताया ना कि आपको कुछ फ्यूचर सेटलमेंट होना चाहिए, फ्यूचर में कुछ आगे आपका डेट आना चाहिए, वो सब यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। इस वजह से उसको क्या माना जाएगा कि वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के कैटेगरी में ही नहीं आ रहा है, और हमको डायरेक्टली 5 का जो नुकसान हो रहा है या 5 रुपीज का जो भी हमारे लिए नेट इफेक्ट आएगा वही हमको इफेक्ट डाल देनी। ओके फ्रेंड्स, वेरी गुड। ओके फ्रेंड्स, सो अकॉर्डिंगली आगे क्वेश्चन और ट्राई करना आप लोग। ठीक है, बाकी के सब क्वेश्चन जनरल बेस में ही करने हैं आपको, जैसा हम रेगुलर करते हैं, और जो सोल्यूशन आपको लगता है आपके हिसाब से, जो एक्सप्लेनेशन आप लिख सकते हो वैसा ही लिखना है फ्रेंड्स। और इसका कोई ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है जहां पर हम बहुत सारा कोई डिटेल बना सके। ओके, बाकी एसएफए में जो हमने सीखा हुआ है वट एवर द रूल फॉर डेरिवेटिव, वो रूल तो आप यूज कर ही सकते हो यहाँ पे भी, राइट। लेकिन यहाँ पे सिस्टम है जो प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में जहाँ पे क्वेश्चन आ जाए प्रैक्टिकली, वहां पे आप कर सकते हो। ओके, 1-2 सम और होंगे तो मैं आपको और भेजूंगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।